आसमान में उड़ती हुई आग की एक मटकी, मंत्रों की गूंज और एक 25 किलो का पत्थर जो पल भर में राख बन गया। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि राजस्थान के उस खौफनाक छप्पनिया काल की एक सच्ची घटना है, जहां पर श्रुति के नाना जी का सामना एक ऐसे तांत्रिक से हुआ जो मौत को मटकी में बांधकर भेजता था। आखिर क्या हुआ उन दो सजी धजी दुल्हनों के साथ जो उस पुराने कुएं के पास भटक रही थी? आज की कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और एक सुरक्षा कवच की है। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी संदेश आपकी भी जान बचा सकता है। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर ये कहानी हमारे साथ शेयर की है श्रुति ने, जो अभी आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो इनकी मम्मी के दादाजी यानी इनके पर नाना के साथ हुआ, लेकिन उन्हें ये नानोसा ही कहती है। तो स्टोरी के अंदर हम लोग भी उन्हें नानोसा के नाम से ही जानेंगे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने श्रुति के साथ उनका रिवॉर्ड शेयर कर दिया है। ऐसी आप भी अपनी हर स्टोरी जो हमारे चैनल पर फीचर होगी, उसके लिए हम आपको देंगे 500 रुपीज का ये रिवॉर्ड। तो ये बढ़ते कहानी में आगे। तो श्रुति के जो नानोसा है वो बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे और बगीची के पुजारी थे। ये बगीची क्या होती है? तो राजस्थान के जो गांव होते हैं उनमें बालाजी के जो मंदिर होते हैं, मंदिर के आसपास पूरा एक गार्डन बनाया जाता है, उसको बगीची बोलते हैं। तो ये जगह थी वो भी बालाजी की बगीची के नाम से ही फेमस थी। और इनके नानोसा उस बगीची में पुजारी थे, क्योंकि ये ब्राह्मण है और इनका पीढ़ियों से यही काम रहा है, भगवान की पूजा और सेवा करने का। अब इनके जो नानोसा थे उनका ऑरा बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव था। उनको झाड़ा वगैरह लगाना भी आता था और बाकी जो दूसरी पैरानॉर्मल चीजें हैं उनका भी वो इलाज किया करते थे। गांव में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती, नजर लगती, उन सबका झाड़ा लगवाने के लिए बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सभी बालाजी की बगीची के अंदर आया करते थे और इनके नानोसा उनकी नजर वगैरह उतारा करते थे। ना सिर्फ इतना ही, राजस्थान की एक बहुत ही फेमस, आप बोल सकते हो, जो मारण क्रिया का एक तरीका होता है, उसे बोलते हैं मूठ। मूठ बेसिकली एक ऐसा ब्लैक मैजिक होता है, एक मारण क्रिया होती है कि जिसके ऊपर छोड़ दी जाए वो उसकी जान लेकर ही वापस आती है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं और अब तो आप भी बहुत जगह सुन चुके होंगे, बट सबसे पहले वर्ड यूट्यूब पर मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली इसमें होता, मतलब मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पॉडकास्ट पे गया था, वहां पर इस बारे में डिस्कशन हुआ था, तब मैंने समझाया था कि क्या होता है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो आप ये ना समझे कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैंने ही पहली बार बनाया और बताया था। होता है, हो सकता है मुझसे पहले भी कई लोगों ने बताया हो, तो पता नहीं, क्योंकि कई लोगों को ना दिक्कत होती है कि भाई तूने क्लेम कैसे कर दिया। तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्लेम, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक मटकी होती है, उस मटकी के अंदर पूरा सामान बनाया जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि उड़ती हुई ये आती है ना, सबको नहीं दिखती है वैसे तो, जिसके ऊपर आ रही है उसी को दिखाई देती है। तो जलती हुई आग होती है इसके अंदर। और अब तो आपने बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे देख लिए होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो लोग बनाकर भेजते हैं। तो इनके दादाजी को उसका बहुत अच्छे से सोल्यूशन आता था। वो इसको रोक सकते थे और उसको वापस उसी आदमी के ऊपर भी भेज सकते थे। तो इतना इनको ज्ञान था, इतनी जो इनका बेसिकली नॉलेज था तंत्र को लेकर, वो इतना स्ट्रांग था कि इन चीजों से भी वो आसानी से डील कर लिया करते थे। अब क्योंकि वो लोगों की हेल्प किया करते थे, तो आसपास के एरिया में बहुत ही फेमस थे। और आज भी उस जिस गांव में रहते थे, उसका मैं नाम नहीं ले सकता तो प्राइवेसी की वजह से, तो जिस गांव में रहते थे वहां पर आज भी कई लोग उनके नाम से ही इनकी पीढ़ियों तक को जान जाते हैं कि यार ये उनके बच्चे हैं। लेकिन श्रुति और उनकी पूरी फैमिली की ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को ये मैसेज मिले, सब लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दें, ताकि कभी उनके ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए। चलिए, तो इनके जो नानोसा थे वो सुबह शाम मंदिर में पूजा पाठ करने के अलावा साइड में काम के लिए कचौरी और नमकीन बनाया करते थे और फिर ठेले पर लगाकर इसको बेचा करते थे। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, जो लोगों का इलाज करते थे उससे कोई पैसा नहीं लेते थे, तो घर चलाने के लिए अर्निंग बहुत जरूरी थी। तो ये बात है 1956 की, जब राजस्थान में अकाल पड़ा था, जिसे राजस्थान के लोग छप्पनिया काल के नाम से भी जानते हैं। और आज भी उसकी बातें करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी, जब खाने को अनाज नहीं हुआ था, खेतों में अकाल पड़ गया था,
सूखा जिसे हम लोग कहते हैं, न खाने को खाना था न पीने को पानी। और राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन को तो आप जानते ही हैं। राजस्थान के जो एक्सट्रीम विलेजेस है जहाँ पर बेसिकली रेगिस्तान है, वहां पर आज भी कई किलोमीटर दूर जाकर लोगों को पीने का पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। तो जिस टाइम पर यह काल पड़ा, उस टाइम पर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खाने की बहुत दिक्कत हो गई थी। उनके लिए भी चारा नहीं मिल रहा था। तो उसी टाइम पर इनके जो नानोसा हैं, उन्होंने सोचा कि अगर गांव में रहे ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। तो अपने गांव से उन लोगों ने एक किसी दूसरे गांव में शिफ्ट होने का डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि कहीं और जाकर कुछ काम धंधा कर सकेंगे और थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे ताकि एटलीस्ट खाने पीने की दिक्कत तो सॉर्ट हो जाए। इस तरह से फैमिली के अंदर डिस्कशन हुआ और फिर अपने गांव से करीबन 170 किलोमीटर दूर वो एक दूसरे बड़े शहर के अंदर चले गए, जहां पर उन्होंने सोचा था कि कुछ काम धंधा ढूंढेंगे और अब वहीं पर रहेंगे। तो अपनी वाइफ यानी श्रुति की नानीसा और इनके 2 बच्चों के साथ, जो कि ज्यादा बड़े नहीं थे, स्कूल जाने वाले टीनेजर्स थे, उनके साथ उस शहर में शिफ्ट हो गए। अब वहां पहुंचकर उन्होंने एक रूम रेंट पर लिया। ये जो कमरा था ये बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था और वहां आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे। जिन भी लोगों के घर वहां पर थे वो सिंगल कमरे से थोड़ा दूरी के ऊपर थे, ठीक ठाक डिस्टेंस पर थे। जब ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए तो आसपास के लोग इनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे और एक्चुअली वो इनके नानोसा का बैकग्राउंड नहीं जानते थे कि वो क्या है और क्या नहीं है। नानोसा वहां पहुंचे, जब लोगों का बिहेवियर देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि यार आखिर लोगों को दिक्कत क्या है। उन्होंने 1-2 बार आसपास के लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत ही कट टू कट बात किया करते थे और सिंपल सा जवाब देकर निकल जाया करते थे। उनसे उन्होंने पूछने की कोशिश भी की इस कमरे के बारे में, भाई यहाँ कुछ दिक्कत है क्या, ऐसा कुछ है, क्योंकि लोगों के बिहेवियर से आपको पता लग जाता है। तो भी वो उन्हें कुछ बताते नहीं थे और इस बारे में कोई बात नहीं करते थे। अब वो जो रूम था जिसपे ये लोग रह रहे थे, उसके पीछे की साइड मतलब बहुत सारी खुली जगह थी, कुछ भी बना हुआ नहीं था और पास में ही एक कुआं था। लेकिन उस कुएं से कोई भी पानी नहीं लेता था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1956 के टाइम पर कुएं, बावड़ी, हैंडपंप या नलकूप जिसे बोलते हैं, उनका बहुत कल्चर हुआ करता था। तो ये जो कुआं था इससे कोई पानी नहीं लेता था, ऑल्दो उसके अंदर पानी था और इस कुएं को चारों तरफ से पत्थरों से ऐसे बंद किया हुआ था कि कोई भी वहां पर जा ना पाए। पत्थरों के चारों तरफ भी वहां पर झाड़ियां लगाई हुई थी और उन्हीं में से एक पत्थर पर लिखा हुआ था खतरा है, ताकि लोग उस कुएं के आसपास पानी निकालने ना जाए। उसके अलावा भी आसपास में बहुत सारी झाड़ियां, सूखी झाड़ियां उगी हुई थी, जैसे राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। और रात के टाइम पर तो उस कमरे के पीछे का एरिया बिल्कुल एक सूखे जंगल की फील देता था। अच्छा, इनके घर में एक खिड़की भी थी जिसे खोलो तो वो सीधा उस कुएं की तरफ ही खुलती थी। तो एक दिन की बात है जब इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट हुए, करीबन 10-12 दिन ही हुए थे और श्रुति की नानूसा जो है वो किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे स्कूल गए हुए थे। उस टाइम पर इनकी नानीसा घर पर अकेली थी और उस रूम में वो जो खिड़की थी, ये जब से वहां शिफ्ट हुए थे अभी तक वो बंद ही रहती थी, क्योंकि वो खिड़की उस कुएं की तरफ खुलती थी। रात में सब कुछ डरावना लगता था और दिन में धूप की वजह से गर्म हवा आती थी तो वो उसको बंद ही रखा करते थे। लेकिन उस दिन जब नानिसा घर पर अकेली थी और बाहर अच्छी हवा चल रही थी तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो खिड़की खोल ली और फिर यहीं से शुरू हुई सारी मुसीबतें। वो खिड़की खोलकर अपने काम में लग गई, अनाज साफ करना, नमकीन बनाने की तैयारी करना। वो अपना काम कर ही रही थी कि अचानक से उनको आवाज आई, जैसे कोई पायल पहन के चल रहा हो, जैसे कोई लड़की पायल पहन के बहुत तेज पीछे से भाग कर गई हो। आवाज सुनकर वो पीछे घूमी, पीछे कोई भी नहीं था। फिर उनके दिमाग में आया कि कहीं कोई लड़की पायल पहनकर उस कुएं के पास ना चली जाए जिस पर खतरा है लिखा हुआ है और कहीं कुछ उसे हो ना जाए। तो वो उठकर कमरे की उस खिड़की के पास गई, कुएं की तरफ पीछे देखने। तो उन्होंने खिड़की से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। खिड़की से जितना दिख सकता था उन्होंने देखा। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कुएं की तरफ गई और वहां पर भी जाकर देखा तो वहां पर भी उन्हें कोई नहीं दिखा। इसके बाद वो वापस से आई और अपने काम में लग गई। लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद वही आवाज उनको वापस आई और इस बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 2 औरतें आपस में बात करते हुए भागते हुए जा रही हैं। तो जिन्होंने वापस खिड़की से देखा तो उन्हें फिर से कोई नहीं दिखा। तो उनको लगा कि या तो कोई उनके साथ मजाक मस्ती कर रहा है या फिर ये ना उनके मन का वहम है। लेकिन इस बार वो छुपकर
वहीं बैठ गई देखने के लिए कि आखिर चक्कर क्या है, कौन है जो उनसे मजाक कर रहा है। और जब वो खिड़की से छुपकर कुएं की तरफ देखने लगी तो कुएं के थोड़ा सा आगे ही सामने एक बेर की झाड़ी, उन्हें वो बेर की झाड़ी दिखाई देती है। उस बेर की झाड़ी पर बड़े बड़े मीठे बेर लगे हुए थे और दो लड़कियां वहां से बेर तोड़कर खा रही थी और साथ ही आपस में बातें भी कर रही थी। अब इनके जो नानीसा थे उनको भी बेर बहुत पसंद थे, लेकिन इतने दिनों में वो झाड़ी उन्होंने वहां कभी नहीं देखी थी, और ना ही तब जब अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर उस कुएं के पास चेक करने गई थी, तब भी वो झाड़ी वहां पर नहीं थी। उस झाड़ी को देखकर एक बार तो वो चौंक गई, फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए उनको वो झाड़ी दिखाई नहीं दी। तो इनकी नानीसा को बेर बहुत पसंद थे, इसलिए वो कमरे से बाहर निकली कि चलो मैं भी एक दो बेर खा लूंगी। वो बाहर निकली तो वो दोनों लड़कियां वहां पर बेर तोड़ रही थी। जैसे उन्होंने उन दोनों लड़कियों को देखा, वो दोनों लड़कियों ने बहुत सारा गहना पहना हुआ था, जैसे बिल्कुल सज धज के दुल्हन की तरह जो लड़कियां रहती है बिल्कुल वैसे वो दोनों लड़कियां थी। उनको देखकर थोड़ा माथा ठनका कि यार ये लड़कियां सज धवज कर इस कुएं के पास में जो बेर है यहाँ से बेर खा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो गांव होते हैं वहां पर बेर की झाड़ियों को सही नहीं समझा जाता है, और लड़कियों का इस तरह सज धज कर तैयार होकर वहां जाना वो भी सही नहीं होता है। तो उन्होंने उन लड़कियों को आवाज दी और कहा, ए भाई, थोड़ा घना बेर माने भी दे दीजिए। मतलब उन्होंने कहा कि बेटा थोड़े से बेर मुझे भी दे देना। अच्छा, जो लड़कियां थी इनकी एज करीबन 20-21 साल के आसपास थी। इतना बोलने के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी बातें उनसे पूछी। उन्होंने कहा कि थी दोनियो किंडरी बाया हो, और अतरी दोपहरी में ठे काई कर रही छो, और अतरा घेणा पैर थे तावड़ा में ये कुआं का कन्ने काई कर रही छो। कहने का मतलब ये है कि तुम इतने सारे गहने पहनकर तैयार होकर इस कुएं के पास इतनी दोपहर में क्या कर रही हो। तो इनकी नानीसा की बात सुनकर उन दोनों लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उन्होंने बस इनकी नानीसा की तरफ देखा, हंसने लगी, और हंसकर वो उनसे थोड़ा और दूर चली गई। और उस टाइम पर इनकी नानीसा ने जो फील किया, जो देखा, वो शॉक्ड रह गई। जैसे ही वो लड़कियां वहां से दूर गई, उनके साथ साथ वो बेर की झाड़ी भी शिफ्ट हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो बेर की झाड़ी उनके साथ चल रही हो। वो 2 कदम और आगे गई तो बेर की झाड़ी फिर से 2 कदम और आगे चल गई, और वो लोग उस कुएं के पास पहुंच गई। उस कुएं के पास पहुंचकर वो इनकी नानीसा को आवाज लगाकर बुलाने लगी, बोली, अरे लक्ष्मी, आजा, तने बेर खाना चाहे, ये घना मीठा चाहे। कहने का मतलब, लक्ष्मी, अगर तुझे भी बेर खाने हैं तो आजा, ये बेर बहुत मीठे हैं। अब ये सुनते ही इनकी नानीसा एकदम से सन्न रह गई कि इन दोनों लड़कियों का मेरा नाम कैसे पता है, जबकि वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इतना बोलते ही वो समझ गई कि ये दोनों कोई इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और ही एनर्जी या फिर एंटिटी है। उनके इतना बोलते ही वो दौड़कर अपने कमरे में गई, कमरे का दरवाजा बंद किया, खिड़की को बंद किया, और बुरी तरह से डर के मारे कांपते हुए वो बैठ गई और इंतजार करने लगी अपने हस्बैंड के आने का। शाम को जब इनके नानोसा घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि नानीसा को बहुत तेज बुखार था। बच्चे भी घर पर आ गए थे, तो उनके आने के बाद नानोसा ने ही बच्चों को खाना वगैरह खिलाया बनाकर, खुद खाया, और फिर नानीसा को खाना वगैरह खिलाया, थोड़ी दवाई दी, और फिर उनसे सारी बात पूछी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने नानोसा को सब कुछ बता दिया कि जो बात दिन में हुई, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। उनकी बात सुनने के बाद नानोसा ने बोला कि अब से ये खिड़की मत खोलना, मैं देखता हूं कि यहाँ पर क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो इनके नानोसा की जो पावर्स थी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो नानीसा को सुलाने के बाद इनके नानोसा जो थे वो थोड़ी देर ध्यान में बैठे, और अपने आसपास, उनके आसपास जितनी भी एंटिटीज थी उन सबको उन्होंने फील करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने उनकी नानीसा से भी पूछा, ये सब ध्यान लगाने के बाद, कि वो दोनों कैसी दिखती थी। तो उन नानीसा ने उनका डिस्क्रिप्शन बताया था कि ऐसे ऐसे दिखती है। उसके बाद उन्होंने सिर्फ उन दोनों फीमेल्स की एनर्जी को फील किया, यानी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और एक बार उनसे कांटेक्ट हो गया तो उनसे बात करने के लिए उन्हें बुलाया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि दो आत्माएं मुक्त नहीं है। तो वो उनसे पूछते भी कि यहाँ चक्कर क्या है, और साथ ही साथ उनकी मुक्ति भी करवा पाते हैं। तो जब इनके नानोसा ने उन दोनों को बुलाया तो वो दोनों की दोनों लड़कियां इनके घर के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई, क्योंकि इनके नानोसा का ऑरा बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव था।
तो वो दोनों एंटिटीज घर के अंदर नहीं आ सकती थी। इसलिए वो वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई और फिर इनके नानोसा ने उनसे पूछताछ शुरू की। फिर इनके नानोसा ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती है, उनके साथ क्या हुआ था और अब उनकी मुक्ति कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बताती है कि हम दोनों दुल्हन बनी हुई थी और हमारी बारात आने वाली थी। घर वाले और गांव के सभी लोग बारात की तैयारी में लगे हुए थे और तभी अचानक से पास के गांव के डाकू आ गए और उन्होंने हमला कर दिया। क्योंकि उन डाकुओं की इनके गांव के लोगों से नहीं बनती थी, इसलिए वो कोई भी अच्छा काम गांव में नहीं होने देते थे। तो जैसे ही बारात गांव में पहुंची, उन्होंने हमला कर दिया और उस लड़ाई के अंदर इन दोनों के जो होने वाले पति थे वो लड़ते लड़ते मर गए और भी बहुत सारे लोग मारे गए और हमारी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। सिर्फ हम दोनों को छोड़ दिया। और जब इतना कुछ हो गया तो हमसे रहा नहीं गया और हम दोनों ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद तक काफी टाइम तक हम दोनों यहाँ ऐसे ही भटक रहे थे। फिर एक दिन एक तांत्रिक यहाँ आया और इसी घर में वो रुक गया जहां आप लोग रह रहे हो, और उसने हमें देख लिया और देखने के बाद उसने हमें पकड़कर सिद्ध कर लिया और इसीलिए अब हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। वो जो बोले वो काम हमें करना पड़ता है, लेकिन हम ये करना नहीं चाहती हैं। हमें उस तांत्रिक से और इस दुनिया से मुक्ति चाहिए और इसीलिए हम अपने आसपास वाले लोगों को दिखाई देते हैं ताकि कोई हमारी मुक्ति करवा सके, हमारी मुक्ति करवाने के लिए कुछ कर सके, हमें उस तांत्रिक के चंगुल से बाहर निकाल सके और हमारी मदद कर सके। और इसीलिए आज जब आपके घर की वो खिड़की खुली तो हम दिन में आपके घर के आसपास आए, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारी मदद कर सकते हो। हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप भी संभल कर रहना, क्योंकि वो तांत्रिक भी बहुत खतरनाक है। वो लोगों के साथ बुरे काम करता था, इसीलिए गांव वालों ने इस घर से उसे बाहर निकाल दिया था और अब वो दूसरे गांव के रास्ते के बीच में पड़ने वाले जंगल में रहता है, एक छोटी सी झोपड़ी बना के। उनकी ये बात सुनकर इनके नानोसा ने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम लोग और किसी को भी परेशान मत करना। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करता हूं, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें उस तांत्रिक से फ्री करवाना होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। अब ये बात जब इनके नानोसा उन दोनों से कर रहे थे, तो क्योंकि वो दोनों उस तांत्रिक के कंट्रोल में थी, तो उस तांत्रिक को भी बात पता लग गई कि इनके नानोसा कौन है और वो उन दोनों को उस तांत्रिक से आजाद करवाना चाहते हैं। तो वो तांत्रिक भी अपनी शक्तियों का यूज इनके नानोसा के ऊपर करता और उनके नानोसा को भी बात समझ में आ गई थी कि जैसे उन्होंने इन दोनों से बात की, उस तांत्रिक को ये पता चल चुका होगा और वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। तो इनके नानोसा ये बताते थे इन लोगों को कि जब भी किसी पे कुछ करना हो तो उसकी कोई चीज, कोई कपड़ा या फिर कुछ भी खाया हुआ झूठा, चाहे वो खाना हो या वो बर्तन हो, ऐसी किसी भी चीज या उसको कुछ खिला दिया जाए, इनके बिना कोई किसी पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अगली सुबह ही इनके नानोसा ने इनकी नानीसा और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से समझा दिया था कि बाहर का कोई भी इंसान आए उसे कुछ भी लेना नहीं है, खाना नहीं है, ना उसे खाना देना है, ना बर्तन देने हैं, ना कपड़े देने हैं। अपने कपड़े कमरे के अंदर ही सुखाने हैं, बाहर नहीं सुखाने हैं ऐसी जगह कि वहां से कोई कुछ लेकर चला जाए। मतलब ऑल इन ऑल अपनी हर चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया और उनसे बोला कि वो लोग वापस घर ना आए, वहीं से पास वाले गांव में उनके काकोसा यानी उनके चाचा रहते हैं, 4-5 दिन के लिए उनके यहीं पर चले जाएं ताकि वो लोग वहां पर सेफ रहे। और ऐसा वो हमेशा किया करते थे कि जब भी ऐसे कोई खतरे वाली चीज से वो डील करते थे तो अपने छोटे भाई के यहाँ अपने बच्चों को भेज दिया करते थे और उनके छोटे भाई को ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। वो समझ जाते थे कि बड़े भाई साहब किसी बड़े काम में लगे हुए हैं और अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं। तो जब उनके बच्चे उनके घर पे जाया करते थे तो उनके जो छोटे भाई थे वो भी घर में एक पूजा करते थे काली माता की, ताकि जो बच्चे आए हैं और उनकी खुद की जो फैमिली है वो इस चीज से प्रोटेक्टेड रहे। मतलब समझ बहुत थी दोनों भाइयों के अंदर। फिर उन्होंने नानी साहब को भी समझाया कि इस खिड़की को बंद रखना और खास तौर पर दिन में 12 से लेकर 3 बजे तक इस खिड़की को गलती से भी नहीं खोलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, कुछ भी सुनाई दे, यहां तक कि तुम्हें अगर मेरी भी आवाज आए कि लक्ष्मी ये खिड़की खोलो, तब भी तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी है।
और इस टाइम के दौरान घर से बाहर भी नहीं जाना है, ना कुछ देखने के लिए, ना कुछ देने के लिए, ना कुछ लाने के लिए। ये बोलकर नानू साहब फिर से अपने रूटीन वाले काम पर चले गए, कचौरी और नमकीन बेचने के लिए। और उन्होंने उनसे कहा अपनी वाइफ से कि शाम को आकर मैं ये काम पूरा करूंगा। नानू साहब के घर से जाने के बाद ही वो तांत्रिक उनके घर के आसपास घूमने लग गया था। इनकी नानी सा ने उसको घर के अंदर से ही देख लिया था और उसके हाव भाव, उसके पहनावे से वो ये पहचान गई थी कि वही तांत्रिक है जिसने उन दोनों लड़कियों को कैद किया हुआ है। तो उसे देखकर उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। वो तांत्रिक जो था वो घर के अंदर नहीं आ सकता था और ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी वहां पर छोड़ सकता था, क्योंकि वो पूरा घर इनके नानोसा ने प्रोटेक्शन में बांध रखा था। तो एज सच इनकी नानीसा को डरने की कोई जरूरत या कोई बात नहीं थी। वो तांत्रिक इनके घर के बाहर आया और इनकी नानीसा से खाना मांगने लगा, क्योंकि यूजुअली कोई भी इंसान खाने के लिए किसी को उस टाइम पर मना नहीं करता था, लेकिन इनके नानीसा को अच्छे से पता था कि वो खाना क्यों मांग रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुझे खाना जरूर मिलेगा, लेकिन पहले तू बालाजी का नाम ले, बोल बालाजी की जय हो, फिर मैं तुझे खाने को दूंगी। लेकिन क्योंकि वो तांत्रिक काली शक्तियों की पूजा करता था, इसलिए वो ये काम कभी नहीं कर सकता था और ये बात इनकी नानीसा को बहुत अच्छे से पता थी। इनकी नानीसा की बात सुनकर उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, मैं सब समझ रहा हूं कि तू क्या करना चाह रही है, लेकिन मैं इस सब में नहीं फंसने वाला हूं। तू देखना, आज तेरा और तेरे पति का मैं क्या हाल करता हूं, और तुम लोगों में से कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना तेरा वो भगत पति और ना उसके बालाजी। अहंकार के अंदर उस तांत्रिक ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। इतना बोलकर वो तांत्रिक वहां से चला गया और पता नहीं कैसे क्या उसको कहां से इनके नानोसा की क्या चीज मिल गई कि जिससे उसने इनके नानोसा के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज तैयार की, जिसको राजस्थान में तांत्रिक मूठ बोलते हैं। शाम को इनके नानोसा घर आए। जब वो घर आए तो इनके नानीसा ने इनको सब कुछ बताया कि जो भी कुछ हुआ, और इसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठे। अब ये खाना खाने बैठे ही थे कि इनके नानोसा को दूर से कुछ चीज फील हुई। उन्होंने उसी टाइम खाना छोड़ा और अपनी वाइफ यानी इनके नानीसा का हाथ पकड़ के सीधा अपने मंदिर के सामने जाकर बैठ गए और कुछ पाठ करना शुरू कर दिया। उस टाइम इनके नानोसा थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि नानीसा जो थी इनके साथ थी। उनको अपने ऊपर तो पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें यह था कि इनके ऊपर खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने मंदिर के पास पहुंचते ही एक भभूति से एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर इनकी नानीसा को बैठने को कहा। इसी के साथ साथ उन्होंने मंदिर से जो रोली मोली होती है, धागा जिसे आप रक्षा सूत्र कहते हो, वो उनके हाथ पर बांध दिया और उनसे साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गोले से बाहर मत निकलना। इसके बाद वो अपने घर के बाहर दौड़ते हुए गए। वहां से एक भारी भरकम करीबन 20-25 किलो का एक पत्थर उठाकर लाए और उस पत्थर को अपने घर के दहलीज के ऊपर ऐसे रखा कि वो पत्थर आधा घर के अंदर था और आधा घर के बाहर था। ये करने के बाद उन्होंने एक कलावा या मूली जो होती है वो वापस से उस पत्थर के ऊपर भी बांधी और फिर वापस अपनी पत्नी के पास आकर बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया और वहीं बैठकर कुछ पाठ करने लगे। और फिर थोड़ी ही देर के बाद जो उन्होंने देखा, आसमान में एक चमकती हुई चीज इनके घर की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। वो कुछ और नहीं, एक छोटी मटकी थी जिसके ऊपर आग जल रही थी और वही दूर से चमक रही थी। और ये ना सिर्फ इनके नानोसा को बल्कि इनकी नानीसा को भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और उसको देखते वो समझ चुकी थी कि ये उस तांत्रिक की भेजी हुई मूठ है जो इनके पति के ऊपर वार करना चाहती है। और अगर इसे टाइम पर रोका नहीं गया तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं होता। ये जान लेकर ही जाती है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मारण क्रिया होती है। और उसे देखते ही इनके नानीसा ने भी फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इधर मन ही मन जो उनके हस्बैंड थे, जो इनके नानोसा थे, वो अलग पाठ कर रहे थे। और जैसे ही वो मटकी इनके घर के गेट पर दरवाजे पर आई, वो मटकी इनकी आंखों के सामने उस पत्थर के ऊपर आकर थोड़ी देर के लिए रुक गई।
वो मटकी बार बार घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। आप इमेजिन करें, आप बैठे हुए हैं, आपके सामने घर के दरवाजे के दहलीज पर एक पत्थर रखा हुआ है और हवा में एक मटकी उड़ रही है जिसके अंदर आग लगी हुई है, और मटकी बार बार आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनके नानोसा के मंत्रों की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि वो मटकी घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, वो वहीं उस पत्थर के ऊपर अटकी हुई थी। और फिर इनके नानोसा ने पूरे सम्मान के साथ ऐसे हाथ जोड़कर उस पत्थर की तरफ यूं इशारा किया तो मटकी उस पत्थर के ऊपर ही टूट गई, और वो जो अच्छा खासा 20-25 किलो का पत्थर था वो बिल्कुल पाउडर की तरह चूरा चूरा हो गया। एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जिसे अगर आप हथौड़े से भी तोड़ो तो उसको तोड़ने में आपको हथौड़े के भी 10-5 वार तो लगेंगे लगेंगे, वो सिर्फ एक मटकी के उसके ऊपर गिरने से इस तरह से चूरा चूरा हो गया, पूरे घर के अंदर डस्ट और पाउडर फैल गया। इतना होते ही इनके नानोसा ने एक राहत की सांस ली। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ा और वहां उठे, लेकिन इन्होंने इनकी नानीसा को अभी भी यही कहा कि तुम इस गोले के अंदर ही रहना। उठने के बाद वो मौका वारदात यानी उस पत्थर के पास गए। वहां पर अब सिर्फ पत्थर का चूरा, डस्ट और वो टूटी हुई मटकी पड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे घर के अंदर से जो पत्थर का चूरा था, डस्ट थी, वो सब साफ की झाड़ू से, पूरे घर को गंगा जल से साफ किया और उसके बाद अपनी पत्नी को उस घेरे से बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने इनकी नानीसा को बताया कि ये जो तांत्रिक है ये बहुत ज्यादा सिद्ध तांत्रिक है जिसने हम पर ये मूठ छोड़ी थी, क्योंकि ये मूठ ऐसी थी कि मैं इसे वापस उसी के ऊपर नहीं भेज पा रहा था, और इसीलिए जैसे ही मूठ उड़ी मुझे इसका एहसास हुआ और मैंने उसके लिए वो पत्थर तैयार किया और मुझे उस मूठ को उस पत्थर पर उतारना पड़ा। अगर वो पत्थर पर नहीं उतरती तो आज ये हमारा आखिरी दिन था। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि मूठ जो होती है वो एक ऐसी मारण क्रिया होती है कि पत्थर को भी चकनाचूर कर दे, और इस इंसिडेंट में इनकी नानीसा की आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ था। हो सकता है आप में से कई लोग इस चीज को ना माने, लेकिन जैसा इनके साथ हुआ ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को भी ये सारी बातें बताते आए हैं। फिर इनके नानोसा ने बोला कि मैं अकेला इस तांत्रिक को इस तरह से कंट्रोल कर नहीं कर पाऊंगा, इससे लड़ नहीं पाऊंगा, मुझे अपने साथ 2 और जने चाहिए होंगे ताकि हम त्रिकोण बनाकर पूजा कर सकें, और तभी जाकर हमें इस तांत्रिक से छुटकारा मिलेगा, वरना आगे भी ये हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। और ना सिर्फ हमें, उन सभी आत्माओं को भी जिनको उसने बांध कर रखा हुआ है। उन्होंने अपने 2 खास दोस्त जो उनके साथ रहने वाले पंडित थे उनको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ पर आ जाओ। वो लोग आए और फिर इन लोगों ने साथ में मिलकर उस कुएं के पास में पूजा करने का पूरा सेटअप बनाया। अब जब उन्होंने यहाँ पे पूजा करना शुरू की और गांव वालों को पता लगा कि यार ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इनके पास भी पावर्स हैं, तो सारे गांव वाले वहां पर, मतलब मोहल्ले वाले जो थे वो वहां पर आ गए और बोले कि हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। हमने शुरू में आपसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि इस घर में या फिर इस गांव में जो भी नया कोई आकर रहता है तो वो सब आत्माएं उस पर हमला करती है, और अगर हम आपसे बात करते तो ऊपर हम पर भी हमला करती, हमारे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाती, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इसलिए कोई भी जब इस घर में रहने आता है तो मुझसे बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि पहले भी हम इस मोहल्ले के 3 छोटे बच्चों को खो चुके हैं। इनके नानोसा ने उन सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आप लोग डरे हुए थे। इसके बाद इनके नानोसा और उनके साथ जो 2 पंडित थे उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी पूजा की, जिस पूजा को कंप्लीट करने में करीबन 9 घंटे लगे, और लगातार 9 घंटे तक वो पूजा चलती रही। जब ये 9 घंटे की पूजा चल रही थी तो इनके नानोसा ने गांव वालों को कुछ चीजें करने को कहा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक पूजा चल रही है पूरे गांव में किसी घर में भी चूल्हा नहीं जलना चाहिए, ना किसी को कुछ खाना है और ना ही कुछ बनाना है। इसी के साथ साथ उन्होंने मोहल्ले के हर इंसान के हाथ पर एक सुरक्षा कवच बांध दिया था। वहां आसपास जो छोटे बच्चे थे रहने वाले 6-7 महीने के, जो अपनी माँ का दूध पिया करते थे, उन बच्चों को गांव के एक मंदिर में रखा गया उनकी माँ के साथ, और पूरे मंदिर के चारों तरफ भी सुरक्षा कवच बनाया गया। उन माओं को भी मंदिर से बाहर आने को मना किया गया और उनके हाथों में भी एक सुरक्षा कवच यानी धागा बांधा गया। तो एक्चुअली वो जो कुआं था उस कुएं में इतनी सारी नेगेटिव एंटिटीज आ चुकी थी कि अगर इनके नानोसा एक भी गलती करते तो वो उनकी जान ले सकती थी। और जब पूजा शुरू हुई तो एक एक करके उस कुएं में जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज थी
वो मुक्त होना शुरू हुई। ना सिर्फ उस कुएं में, गांव के अंदर किसी और के अंदर भी कोई चौक चौराहे से कोई ऊपर की हवा लग गई थी, तो एक लड़का था जिसपे एक ऊपर की हवा थी, वो भी उस पूजा के दौरान निकल गया। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग तरीके से उन्होंने सेटअप करके करीबन 9 घंटे तक वो जो पूजा की, उससे ना सिर्फ उस कुएं की, आसपास की सारी जगह में जो भी नेगेटिव एंटिटीज फंसी हुई थी, उन सबको मुक्त करने का प्रबंधन उन्होंने कर दिया था। पूजा खत्म होने के बाद सब लोगों ने राहत की सांस ली। इनके नानोसा ने कहा कि अब ये कुआं मुक्त हो चुका है, आप इस कुएं को काम में भी ले सकते हो। गांव में पूरी तरह से मतलब जो पूरा मोहल्ला था उसमें सबको पता लग गया, और अगले ही दिन उस जगह से जो दूसरा गांव पड़ता है उसके रास्ते में, बीच रास्ते में उस तांत्रिक की लाश पड़ी हुई मिली। ना जंगल के अंदर, ना गांव के उस तरफ, बिल्कुल जहां दोनों गांव के बीच का रास्ता होता है, जहां वो रहा करता था, बीच सड़क पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। और वो कैसे मरा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सबको समझ में आ गया था कि जिन आत्माओं को उसने बांधा हुआ था, जाते जाते वो अपना बदला उससे लेकर गई। और इस तरह से फिर से बुराई का अंत हुआ। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। उस तांत्रिक ने उन आत्माओं को बांध लिया था और वो उनसे गलत काम करवाया करता था। अब बांधते कैसे हैं कैसे नहीं, ये उनका प्रोसेस है, लेकिन वो आत्माएं मजबूरीवश उसका काम किया करती थी। और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस चीज का पूरा प्रॉपर बदला लिया। इन सब के बाद उस जगह पर इनके नानोसा का बहुत नाम हो गया। और कहते ना, अंत भला तो सब भला। उन्होंने हमेशा सबकी भलाई ही की, इसलिए उन वो जो घूम घूम कर कचौरी नमकीन बेचा करते थे, उस काम से धीरे धीरे उसी शहर में उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया। और आज भी उनकी जो जनरेशन्स हैं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। तो ये था एक इंसिडेंट जो श्रुति के नानोसा के साथ हुआ। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके नानोसा तो इतने पावरफुल थे, इतनी चीजें जानते थे, इस वजह से वो उस खतरनाक मारण क्रिया जिसे हम लोग मूठ कहते हैं, उसे उस पत्थर पर उतार पाए। लेकिन एक नॉर्मल इंसान ये कैसे कर पाएगा? और इसीलिए कहते हैं, जब आप किसी नई जगह पर जाएं, कोई चीज रेंट पर लें या खरीदें, तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का ऑरा इनके नानोसा की तरह स्ट्रांग नहीं होता। वैसे आप में से कभी किसी ने ये उड़ती हुई मटकी या मूठ के बारे में सुना और देखा है? अगर हाँ, तो अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।